ये कहानी है रमेश और रूपा की, जो एक ऊंची पहाड़ी पर एक कच्चे घर में रहा करते थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वे प्यार और उम्मीद के साथ हर चुनौती का सामना करते थे। आ गई तुम रूपा, आओ बैठो। बहुत देर हो गई, मुझे लगा तुम थक गई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि खाने के लिए थोड़ा नाश्ता बना देता हूँ। मैंने आज डबल शिफ्ट में काम किया, इसलिए देर हो गई। ए जी, क्या बताऊं, पानी लाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है मुझे। पहाड़ी पर चढ़ना और उतरना कोई आसान काम है क्या? एक मटके के पानी में तो कुछ भी नहीं हो पाता। दिन में 4 चक्कर लग जाते हैं मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानता हूँ मेरी भाग्यवान, तुम बहुत मेहनत करती हो। मैं अब जल्दी ही कुछ करूंगा। मैं रोज ज्यादा घंटे काम करके कुछ पैसे बचा रहा हूँ, ताकि हम गांव में एक छोटा सा घर ले सकें। वहाँ कम से कम तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या करेंगे? इतने सालों से तो मैं यही सुनती आ रही हूँ। पिताजी ने भी कैसा न्याय किया। उन्होंने पहाड़ी वाली ये झोपड़ी आपके नाम कर दी और अपने लाडले बड़े बेटे के नाम पर गांव की हवेली। ये कैसा न्याय हुआ ए जी? क्या हम उनके अपने नहीं थे? गांव के लोग भी हम पर हंसते हैं। वे कहते हैं कि रमेश को उसके लालची भाई ने ठग लिया। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग हमें इस तरह से देखते हैं। रूपा, तुम ऐसी बातें मत करो। मुझे लगता है कि इसमें भी पिताजी मेरा कुछ भला ही चाहते होंगे। शायद वह चाहते थे कि हम अपनी मेहनत से कुछ हासिल करें। पिताजी हमेशा कहते थे कि अपनी मेहनत की कमाई का सुख सबसे बड़ा होता है। उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया है। तुम ये सब छोड़ो, चलो नाश्ता कर लो। जब थोड़े पैसे हाथ लगेंगे तो गांव में एक घर ले लूंगा और फिर तुम आराम कर पाओगी। रमेश उसे दिलासा देता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी उदासी की छाया थी। वो जानता था कि रूपा का दर्द सच्चा था, लेकिन वो हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करता था। इसी गांव में रमेश का बड़ा भाई राघव अपनी पत्नी तानिया के साथ एक आलीशान हवेली में रहता था। उनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन उनके दिल में लालच और अहंकार भरा हुआ था। हाँ तान्या, अरे मैंने तुम्हें रखने के लिए कुछ पैसे दिए थे, जरा लेकर आना। मुंशी जी को देने हैं, गांव का लगान भरना है। अभी लाती हूँ जी, बस 1 मिनट। अरे मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन ये तो सिर्फ 30,000 रुपए ही हैं। बाकी के 20,000 रुपए कहाँ गए? जी वो बाकी के 20,000 रुपये तो मुझसे खर्च हो गए। बगल वाली शारदा है ना, बहुत जला रही थी मुझे। उसका पति उसके लिए बनारसी साड़ी जो खरीद कर लाया है। अब मेरा पति तो मेरे लिए कुछ खरीद कर लाता नहीं, तो मुझे खुद ही अपने शौक पूरे करने पड़े। क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाता? तुम जिनके पैसों पर ऐश करती हो वो पैसे मेरे ही हैं, समझी? और 20,000 रुपए की भला कौन सी बनारसी साड़ी आती है? बताओ, तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो क्या? 20,000 रुपये की साड़ी नहीं, साड़ी तो मैंने सिर्फ 10,000 रुपये की खरीदी थी। उसके बाद उसकी मैचिंग की चप्पल, बैग, मेकअप वो भी तो खरीदना पड़ा ना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हम किसी दिन रोड पर आ जाएंगे, बता रहा हूँ। पता नहीं अगर पिताजी ने मुझे वो पहाड़ी वाली झोपड़पट्टी दी होती तो न जाने तुम कैसे रहती। वहां तो पानी तक नहीं मिलता। तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो आपके उस मनहूस रमेश के नाम हुई है ना। बहुत मेहनत लगी थी तुम्हारे पिता से उन कागजों पर साइन करवाने में। बहुत सारी साजिश की थी मैंने, तब जाकर तुम्हारा वो महान छोटा भाई रमेश तुम्हारे पिता की नजरों में बुरा बना। उसे वहां भेजने में भी मेरा हाथ था, ये मत भूलो। वरना मेरा जो होता सो होता, उससे पहले तो ये हवेली रमेश के नाम होती और वो पहाड़ी वाला कच्चा घर आपके नाम होता।
राघव अपनी पत्नी के धोखेबाजी को जानते हुए भी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। वो जानता था कि तान्या ने ही उसके पिता को बरगलाकर रमेश को घर से दूर किया था, लेकिन वो इतना स्वार्थी था कि अपने लालच के आगे उस सच को नजरअंदाज कर देता था। उधर रमेश एक मेहनती मजदूर था जो रोज पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव में मजदूरी करता था। एक दिन अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने उसके जीवन को संकट में डाल दिया। रूपा, मैं काम पर जा रहा हूँ, देर हो जाएगी तो चिंता मत करना। अच्छा, संभाल कर जाइएगा। बारिश के संकेत हैं, मिट्टी फिसलने वाली हो जाती है। गीली होने के बाद आराम से आना। लगता है आज बारिश रुकेगी नहीं। भीगते भीगते ही घर जाना पड़ेगा। पत्नी घर पर इंतजार कर रही होगी। देर करूंगा तो और परेशान हो जाएगी। इस बारिश में पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये मिट्टी भी इतनी फिसल रही है कि कदम जमाना मुश्किल हो गया है। रमेश का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। वो एक पेड़ की जड़ को पकड़कर किसी तरह से खुद को संभालता है। उसके हाथ पांव में चोट लग जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। जैसे तैसे वो लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। आप आ गए? देखिए ना, लाइट भी चली गई। बारिश सुबह से हो रही है। हमारे इस कच्चे घर में पानी भर गया है। हमें जल्दी से पानी निकालना होगा। अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर तुम्हारी मदद करता हूँ। आप ज्यादा थक गए हैं क्या? आपकी आवाज इतनी भारी हो रही है। आप ठीक तो हैं ना? नहीं नहीं, बस वो आते हुए जरा पैर फिसल गया तो पहाड़ी से नीचे जा पहुंचा। एक पेड़ में अटक गया था तो मैं बच गया। हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ होने से बचा है। आज आपको ज्यादा तो लगी नहीं ना? दिखाइए दिखाइए ना मुझे। चिंता की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी इस घर से पानी बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है, वरना हम सोएंगे कैसे? देखो, छत से भी पानी टपक रहा है। दोनों पति पत्नी पूरी रात पानी निकालते रहे। सुबह हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। रूपा को रमेश की सेहत की बहुत चिंता थी, इसलिए वो उसे काम पर जाने से रोकती है। इतनी बारिश में भला कोई काम पर जाता है क्या? आज मत जाइए ना, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। अरे, अगर बारिश रोज होती रही तो क्या मैं रोज काम पर नहीं जाऊंगा? बताओ, फिर हम खाएंगे क्या? अब तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो। भाग्यवान, मैं समय पर लौट आऊंगा। और देखो, मैंने भीगने से बचने के लिए एक पुरानी बरसाती भी ले ली है। वो मुझे आपको कुछ बताना था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप पिता बनने वाले हैं। हैं? क्या तुम सच कह रही हो? आज तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात सुनाई है, तो मुझे और मेहनत करनी होगी ना। अब तो मैं पिता बनने वाला हूँ। भाग्यवान, शाम को आते हुए मिठाई लेकर आऊंगा। अब तो मुझे और ताकत मिलेगी। इस खुशखबरी ने रमेश की सारी थकान और दर्द को भुला दिया। वो एक पिता बनने की खुशी में झूम रहा था। उसे लगा कि अब उसे अपने संघर्षों का एक और बड़ा कारण मिल गया है। इसी बीच गांव में हालात बिगड़ रहे थे। बारिश अपने चरम पर थी, जिससे नदी का जल स्तर बढ़ रहा था और गांव में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था। लेकिन राघव ने अपने फायदे के लिए गांव वालों को इस खतरे के बारे में नहीं बताया। राघव, हमें गांव वालों को आगाह कर देना चाहिए। मुझे लगता है बाढ़ आने वाली है। नदी का पानी किनारे तोड़ रहा है। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए।
मैं बता रहा हूँ आपको कुछ। पिछले कई सालों से इस गांव में बाढ़ का नामो निशान नहीं है, और इतनी सी बारिश से जो है, आप डरिए मत, ये तो कभी भी रुक जाएगी। लेकिन आप उस बारे में सोचिए, इस गांव में खूब कारोबार फैला हुआ है, मेरा और आपका भी, समझ गए? अगर गांव वालों को बाढ़ की खबर दे दी ना, तो वो डरकर जो है यहाँ से चले जाएंगे, समझे? और हमारा काम ठप हो जाएगा, हमें भारी नुकसान होगा। और अगर बाढ़ आ गई तब तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे तो वही तो कह रहा हूं मैं, बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन बाढ़ की खबर से जरूर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समझे आप? और अगर बाढ़ आती भी है तब तक तो काम चलते रहने दीजिए। अगर बाढ़ आई भी तो आपका और मेरा घर तो सुरक्षित जगह पर है। 5 मंजिले घर बना हुआ है आपका, और मेरी हवेली भी कुछ कम नहीं। बाढ़ आएगी तो छत पर जाके खड़े हो जाएंगे। अपनी बात पूरी करने के बाद राघव बाजार की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ उसकी नजर रमेश पर पड़ती है। रमेश अपनी मजदूरी के बाद रूपा के लिए कुछ फल और मिठाई खरीद रहा था। अरे रमेश, मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, तुम तो काम पर निकले थे ना? अरे राघव, मैं तुम्हारे घर ही आने वाला था। अच्छा हुआ तुम मुझे बाजार में ही मिल गए। क्यों, क्या काम आ पड़ा तुझे जो तू मुझसे मिलने मेरे घर आने वाला था? तू तो कभी हमारे घर नहीं आता। अरे भला अपने परिवार वालों से कोई काम आने पर ही मिलता है क्या? तुम्हारा और मेरा घर जरा दूर है, तो मौका लगने पर ही आ पाता हूँ। मैं दरअसल आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। रूपा जो है वो माँ बनने वाली है। अगर आप और भाभी रूपा से मिलने आते तो उसे अच्छा लगता। बधाई हो रमेश, बधाई हो। पर जो है, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, तो इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। रमेश राघव की बेरुखी से थोड़ा निराश होता है, लेकिन वो अपने बड़े भाई को माफ कर देता है। उसे लगता है कि राघव शायद अपने काम में बहुत व्यस्त है। रमेश अपनी खुशी में इतना डूबा हुआ था कि वो राघव के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। राघव ने घर जाकर तान्या को रूपा की मां बनने की खबर सुनाई। ये सुनकर तान्या के मन में रूपा के प्रति नफरत और बढ़ गई। उसने रूपा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की एक घिनौनी साजिश रची। अरे तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो भाग्यवान? अरे कम से कम किसी के घर में तो खुशियां आ रही हैं। थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। वो बेचारे पहाड़ी वाले कच्चे घर में रहते हैं, ऊपर से बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही, उनकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं है। तो चले जाइए ना उसकी देखभाल के लिए। भूल गए क्या कि वो कैसे हवेली पर कब्जा करने को तैयार था? वो तो मैं होती तो तुम्हें वो कच्चा घर मिलता। मैं रमेश की खुशियों को बर्बाद कर दूंगी। अरे बार बार ऐसी बातें बोलना बंद करो। हैं, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम इंसानियत के नाम पर एक धब्बा हो। लेकिन तान्या के मन में एक शैतानी ख्याल आ चुका था। वो रूपा को नुकसान पहुंचाने के लिए अकेले में उसके घर जाने का फैसला करती है। उसने एक खीर बनाई और उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटी मिला दी जिससे पेट में दर्द हो और गर्भ को नुकसान पहुंचे। दीदी आप यहाँ आइए, आइए अंदर आइए। कैसे आना हुआ दीदी? आप तो पहले से बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे रमेश ने बताया मुझे कि तुम माँ बनने वाली हो। बस तो फिर यह सुनकर क्या मुझसे रहा जाता। मैं यहाँ दौड़ी आई तुम्हारे पास। तुम्हारे राघव तो कह रहे थे कि क्या जरूरत है इतना कष्ट करके पहाड़ी पर चढ़ने की, पर मैं बोली नहीं नहीं, मेरी रूपा अकेली है, भला उसे मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं अपने हाथों से खीर बनाकर लाई हूँ, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। कुछ भी मेरे पेट में नहीं जा पाता, जो भी खाती हूँ उल्टी हो जाती है। आप इसे रख दीजिए दीदी, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। आप बैठिए ना दीदी, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। राघव के आने का समय हो गया है,
मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना, दोबारा मिलने फिर आऊंगी। तान्या वहां से जल्दी से निकल जाती है। कुछ देर बाद रमेश घर आता है और उसे खीर की सच्चाई का पता चलता है। रमेश के चेहरे पर शक और बेचैनी झलकती है। मेरी भाभी इतनी मेहरबान कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। रमेश धीरे धीरे खीर की जड़ी बूटी की जांच करता है। उसका चेहरा गुस्से और बेचैनी से भर जाता है। रूपा की धड़कन तेज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या कहें। ये खीर नीली कैसे हो गई? इसका मतलब है कि भाभी ने इसमें जहर मिलाकर लाई है। क्या सच में ऐसा है? दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? मैं वही तो सोच रहा था कि मेरे बड़े भाई की पत्नी इतनी मेहरबान कैसे हो सकती है। तुम्हें जानते हुए बहुत दुख होगा रूपा। इस खीर में वो जहर मिलाकर लाई थी। ना जाने वो जहर हमारे बच्चे के लिए था या तुम्हारे लिए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रूपा का मन घबराहट और डर से भर जाता है और रमेश की आंखों में गुस्से के साथ साथ दुख भी दिखाई देता है। वो सोचता है कि उसका अपना भाई और उसकी पत्नी इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। उसी रात गांव में भयानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी अपने किनारे तोड़कर गांव में घुसने लगा। अरे तुम यहाँ आराम से बैठी हो, टीवी देख रही हो? हैं? गांव में गजब हो रहा है। नदी का पानी अब बाहर आने लगा है। इससे पहले घर तक आए। चलो यहाँ से चलते हैं। गांव वालों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। राघव और तान्या भागते हैं लेकिन बाढ़ में फंस जाते हैं। हे भगवान, रक्षा करो, मुझे आज नहीं मरना। अगर उस दिन मैंने मुखिया जी की बात मान ली होती तो यह दिन ना देखना पड़ता। मैंने ही गांव वालों को भी बताने से मना कर दिया था। आज देखो, मैं भी इनके साथ ही बह रहा हूँ। पहाड़ी पर बैठे अपनी झोपड़ी में रमेश और रूपा जब बाढ़ की खबर लगी तो रमेश तो पहले मदद करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि उसे राघव और तान्या की करतूतें याद आ रही थी। लेकिन रूपा के कहने पर वो अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी मदद के लिए चला गया। वो सारी बातें बाद में। प्लीज अभी आप जाइए ना, वरना मैं चली जाऊंगी। वो आपके भाई हैं, वो आपके अपने हैं। आप उनका बुरा कैसे सोच सकते हैं? रमेश पहाड़ी से नीचे उतरकर लोगों को बचाने की कोशिश करता है। वो राघव और तान्या को भी देखता है। राघव, मैं आपके पास ये रस्सी फेंक रहा हूँ। इसे जोर से पकड़कर मेरे पास आइए। रमेश अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचता है और राघव और तान्या को सुरक्षित जगह पर ले आता है। अगर तुम समय पर नहीं आते तो ना जाने हमारा क्या होता। रमेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हम सबकी जान बचाई है। अरे, आप लोग अपना ध्यान रखिए। मेरी पत्नी अकेली है, मुझे उसके पास जाना होगा। अगर आपको कोई भी बहता हुआ नजर आए तो ये रही रस्सी, उसकी मदद जरूर करना। तान्या की नजर शर्म से झुकी हुई थी। उसका पैसों से भरा थैला पानी में भीग गया था। मैंने जब तुमसे कहा कि जरूरी सामान बांध लो तो तुमने खाने का नहीं बल्कि पैसे बांधे थे। मरने के बाद पैसों को अपने साथ छाती पर चिपका के लेके जाना तुम। रमेश वहां से जाने लगता है तो राघव उसे रोकता है। रमेश, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछ पाया। अब क्या रूपा ठीक है? आप तो उसके बारे में मत ही पूछिए राघव। वो इतनी अच्छी है कि आपके वो सब करने के बाद भी उसने मुझे आपकी मदद के लिए यहाँ भेजा। समझ रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे आप? पूछिए अपनी पत्नी से कि उन्होंने खीर में जहर क्यों मिलाया था। क्या वो मेरी पत्नी को मारना चाहती थी? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। आप लोग यहाँ सुरक्षित बच गए हैं। मेरा काम पूरा हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ।
ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ भला तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। न जाने किस घड़ी में मैंने तुमसे शादी की थी। आज मेरे देवता जैसे छोटे रमेश ने मेरी जान बचाई है। रमेश की बातें सुनकर राघव की आंखें खुल गई। उसे अपनी और तान्या की करतूतों पर बहुत पछतावा हुआ। वे दोनों माफी मांगने के लिए रमेश और रूपा के पास गए। रूपा, तू बहुत अच्छी है। 7 जन्म में भी मैं तेरे जैसी ना बन पाऊंगी। मुझे माफ कर दे। अपनी दीदी को माफ कर देगी ना तू? कैसी बातें कर रही हैं आप? किस बात की माफी मांग रही हैं आप दीदी? मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ। खुद पर बहुत शर्म आ रही है मुझे, पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तेरी बहुत देखभाल करूंगी। ये बच्चा सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। रमेश, तुम इतने कष्ट में यहाँ जी रहे थे और मैं नालायक वहाँ हवेली में। मैंने कभी तुम्हारे दुखों की तरफ देखा भी नहीं। चलो, आज से तुम मेरे साथ हवेली में रहोगे। किस हवेली की बातें कर रहे हो राघव? वो हवेली अब तक तो बाढ़ में उस हवेली की ईंटें तक बह गई होंगी। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से माफी मांगूं। किस मुंह से राघव? भाभी, रूपा ने आपको माफ कर दिया है, तो भला रूपा के आगे मैं कौन होता हूं आपसे नाराज रहने वाला? आप लोग जब तक चाहें हमारे इस कच्चे घर में रह सकते हैं। हाँ, हवेली जैसी सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, पर हाँ, शांति और खुशी से जीवन जरूर जिया जा सकता है। राघव ने अपनी गलती महसूस की और दोनों परिवार एक साथ रहने लगे। वे सब मिलकर उस छोटे से घर को एक सुंदर घर बनाने की कोशिश करते हैं। पूरी जिंदगी मैं तुझसे बस नफरत ही करता रहा, लेकिन तू तो देवता है। देवता, हम सब मिलकर इस छोटे से घर में रहेंगे और धीरे धीरे इस घर को बहुत सुंदर बनाएंगे। मैं कितनी जिद किया करती थी कि गांव में घर लेते हैं, लेकिन देखिए ना, हमारा पूरा परिवार तो हमारे इस छोटे से गरीब के कच्चे घर में रहने आ गया। अब ये घर स्वर्ग से कम नहीं। कुछ समय बाद रूपा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तान्या उसे अपने सीने से लगा कर रखती थी और इसका खास ध्यान रखती थी। साहब, आपके पिताजी के मरने के बाद उन्होंने मुझे एक चाबी दी थी और कहा था कि जब भी आपके भाई आपसे मिलने आए तो आप उन्हें ये तिजोरी दे देना। उसमें आपके पिताजी का राज छिपा है। क्या राज? कौन सा राज मुंशी जी? मुझे नहीं पता मालिक, पर पुरोहित जी को इसका राज पता है। वह आपको राज बता देंगे। राघव और रमेश पुरोहित के पास गए और मुंशी रामलाल के बारे में बताते हैं। मैं तो बहुत दिनों से इस राज को अपने अंदर छिपाए बैठा था। आज जाकर मुझे चैन मिला है। पिताजी ने गांव की हवेली इसलिए राघव को दी थी क्योंकि वे जानते थे कि राघव लालची है। उन्होंने हवेली के एक गुप्त तहखाने में एक वसीयत छिपाई थी। उस वसीयत में लिखा था कि अगर कभी राघव अपने लालच को त्याग कर अपने भाई रमेश के साथ गांव में एक घर बनाता है तो गांव की सारी जमीन उसके नाम हो जाएगी और हवेली रमेश के नाम। पिताजी चाहते थे कि रमेश अपनी मेहनत से अपना घर बनाए और राघव अपनी गलती को समझे।
राघव को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। सभी ने मिलकर एक नया घर बनाया। राघव ने अपनी हवेली रमेश को सौंप दी और खुद गांव में एक छोटा सा घर बनाया। उन्होंने गांव के लोगों की मदद भी की और इस तरह से एक कड़वाहट भरा रिश्ता प्यार और अपनेपन में बदल गया। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।